हेलो, जी ज्वाइन कर लिए। हाउ आर यू क्लास? Sir, fine. So Anelia, but you have joined after a long time. Why? You have missed, I think, 2 or 3 classes. Okay, let me share the screen. Okay, can you see the screen? Yes, sir. Okay, so today we are going to study William Blake's poems, the last 2 poems in University of Sargodha. Syllabus of University of Sargodha, we have completed almost 4 poems. Who can name all the 4 poems we have read? हाँ जी, कौन कौन सी पोइम हमने पढ़ ली हैं विलियम ब्लेक की? थोड़ा सा रिवीजन करके फिर हम आगे चलते हैं आज की पोइम्स के ऊपर। 4 स्टूडेंट्स हैं मेरे ख्याल से जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ अभी तक, अनीला, हाजरा, इल्सा और शानजे। हाँ जी, याद है किसी को? हेलो, हाँ जी, मुझे सुन सकते हैं ना सब? आवाज आ रही है? हेलो, Yes, sir. हाँ जी, कौन कौन सी पोइम्स हम पढ़ चुके हैं? होली थर्सडे लास्ट हमने पढ़ी थी, होली थर्सडे 1, होली थर्सडे 2, ठीक है। इसके अलावा डिवाइन इमेज हमने पढ़ी थी एक पोइम। इसके अलावा हाँ जी बताएं। तो ये 4-5 जो हैं पोइम्स हम पढ़ चुके हैं। ये लास्ट 2 पोइम्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के सिलेबस में हैं। फिर उसके बाद कुछ 2-3 पोइम्स और होंगी जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में रह जाएंगी। तो ओवरऑल हम विलियम ब्लेक के बारे में जो कुछ पढ़ा था हमने, कोई सी भी चीज़ जो भी आपको याद है वो बताएं। शाबाश, ये लास्ट टाइम जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ था, ताकि वो चीज़ें रिवाइज होती जाएं और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करें इसको। विलियम ब्लेक के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको अभी तक आपके माइंड में हैं? हाँ जी, सुन रहे हैं? कुछ भी नहीं याद? सब भूलते जा रहे हैं? लास्ट टाइम किन्होंने अटेंड की हुई थी क्लास? सर, मैंने लास्ट टाइम क्लास नहीं थी ली, मैं बीमार थी तो इस वजह से मैंने क्लास नहीं ली। अच्छा, ठीक, चलें, लेट्स सी। तो विलियम ब्लेक जो है, इसका हमने कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि ये एक अपने मिस्टिसिज्म के हवाले से काफ़ी फेमस है, ठीक है। अब मिस्टिसिज्म क्या होता है कि ही सीक्स यूनियन विद गॉड इन एवरीथिंग। वो खुदा के इमेज को देखता है, चाहे वो किसी भी चीज़ को देखे तो उसमें वो ट्रूथ को देखता है और एक गॉड के इमेज को उस चीज़ के अंदर देखता है, किसी भी एस्पेक्ट के अंदर, ठीक है। ये एक प्री रोमांटिक पोइट है। प्री रोमांटिक से मुराद जो रोमांटिक पोइट्स थे, जो रोमांटिक पोइट्री हमने पढ़ी, जिसमें हमने किसको पढ़ा? जॉन कीट्स को। तो उस दौर से पहले ये था, यानी रोमांटिक पोइट्री का आगाज हुआ था 1798 में या 18,000 में। लेकिन उससे जो 1800, उससे पहले जो थी 18th सेंचुरी जो थी, उससे पहले ये प्री रोमांटिक था पोइट विलियम ब्लेक, ठीक है। तो प्री रोमांटिक पोइट भी इसको कहते हैं, प्रिकर्सर
ऑफ रोमांटिक पोइट्री भी इसको कहते हैं, जो कि आज हम एक क्वेश्चन भी इसका देखेंगे। फिर हमने लास्ट टाइम देखा था कि मिस्टिसिज्म का एक एस्पेक्ट इसकी हर पोइम के अंदर मौजूद होता है, जो सूफियाना शायरी हम जिसको कह सकते हैं वो होती है इसकी पोइट्री के अंदर। फिर इसके सिंबल्स जो हैं वो बड़े अट्रैक्टिव किस्म के और अनयूजुअल सिंबल्स होते हैं, ठीक है। हर एक पोइम के अंदर एक डिवाइन इमेज की, जैसे हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर भी एक अट्रैक्टिव और अनयूजुअल सिंबल्स मौजूद थे। अभी हम इसकी पोइम जैसे पॉइजन ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि अ सॉर्ट ऑफ डिफरेंट एंड रेयर सिंबल विलियम ब्लेक हैज यूज्ड, ठीक है। तो ये इसके सिंबल्स जो हैं वो, और इसका और इसकी जो कॉन्ट्रेरीनेस है वो भी हमने पढ़ी है, ठीक है। कॉन्ट्रेरीनेस यानी ये इसके सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस हैं और उसके मुकाबले में सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर चंद पोएम्स उसने लिखी हैं, यानी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एक मजमुआ है, एक कलेक्शन है पोइम्स का, और बिल्कुल उसके कॉन्ट्रेरी उसने एक और कलेक्शन ऑफ पोइम्स लिखी हैं जिनको वो क्या नाम देता है, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो सेम चीज़ें जैसे कि उसने होली थर्सडे 1 पोइम लिखी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में, उसने होली थर्सडे 2 पोइम लिखी सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में। तो ये भी हमने पढ़ा कि जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस हैं, ठीक है, उसमें वो दुनिया को एक बच्चे की आंख से देखता है, एक मासूमियत की नज़र से दुनिया को देखता है कि हर एक चीज़ उसे बड़ी मासूम नज़र आती है। ही सीज द वर्ल्ड विद एन आई ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। लेकिन जब वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखता है तो उसके अंदर वो सारी दुनिया को कैसे देखता है, एक एक्सपीरियंस्ड और मैच्योर आई से। यानी उसके सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर दुख मौजूद हैं, ठीक है, मजालम मौजूद हैं, कि जो भी जुल्म गरीबों पे हो रहे हैं वो उसको पोर्ट्रे करता है, जबकि ऐसी कोई भी चीज़ हमें सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में नहीं मिलती, ठीक है। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के अंदर क्या होता है, वहाँ पर सिर्फ अच्छी चीज़ें जो है वो दिखाई जाती हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन आवर टुडेज पोइम, दैट इज अ पॉइजन ट्री, ठीक है। तो पॉइजन ट्री की पोइम जो है हम देखते हैं यहाँ पर, पॉइजन ट्री, ओके। पॉइजन ट्री, पॉइजन जो है, हाँ जी फरियाल आपने रेज किया हैंड, पूछें। यस सर, ये पूछना था, ये पीयू में भी है अ पॉइजन ट्री? पॉइजन ट्री पीयू में है या नहीं है, मेरे ख्याल से देखना ही पड़ेगा एग्जैक्ट। अभी चूंकि मैंने वो सॉर्ट आउट की थी वो सारी पॉइंट्स, क्या उसको कहते हैं, जो सरगोदा यूनिवर्सिटी वाली थी, तो मैंने कहा था कि ये अगर कंप्लीट हो जाएंगी पहले तो उसके बाद जो रह जाएंगी वो हम वहाँ पर उस पोइम के अंदर कर लेंगे। वैसे ये इंपॉर्टेंट पोइम है, ये आपने बीए में भी पढ़ी होगी, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है ना बीए का, उसमें भी ये थी, तो इसलिए मेरे ख्याल से तो मौजूद होगी, ठीक है, इस पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर भी, ठीक है। तो वो बहरहाल हमें देखना ही पड़ेगा, वो कोई नहीं, हम रिसर्च कर लेंगे इसका। तो फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं भी होती तो फिर भी आप पढ़ लेंगे, तो वो एक एक्स्ट्रा नॉलेज ही आपके पास होगा, ठीक है। ये नहीं करना कि हम म्यूट करके तो आगे पीछे निकल जाए, ठीक है। नो सर नहीं करते ऐसा, ठीक है। हाँ ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से तो मौजूद होगी, लेकिन ये है कि ये भी डाउनलोड हो जाता है तो उसमें भी चेक कर लेते हैं। तो पॉइजन किसको कहते हैं जी, जहर को, ट्री दरख्त को, ठीक है। तो ये उसने एक बड़ा सिंबॉलिक टाइटल उसने यूज किया हुआ है, ठीक है जी, मौजूद है जी, ये पॉइजन ट्री भी मौजूद है, सिक रोज भी मौजूद है, ठीक है। तो ये बहरहाल मैं आपको सेंड भी कर देता हूँ ग्रुप के अंदर। तो ये भी मौजूद है पॉइजन ट्री पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर भी, एंड इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ विलियम ब्लेक। ओके, अ पॉइजन ट्री बाय विलियम ब्लेक, समरी है जी इसकी, देखें तो उससे फिर हम आगे चलेंगे। दिस मेडिटेशन ऑन द नेचर, पहले मैं आपको इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ताकि आप जो है वो इसको, अच्छा समझिए इसको वापस कैसे करना है, ये भी नहीं ठीक। अच्छा देखिए, सम अ पॉइजन ट्री, पॉइजन ट्री में वो कहता है कि जितना अगर आपको किसी के साथ कोई भी गुस्सा है, ठीक है, तो अपने दोस्त के साथ
कोई भी, तो आप उसको बता देते हैं अगर, ठीक है, तो वो गुस्सा आपका उसी वक्त खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अपने किसी दोस्त या किसी दुश्मन के साथ कोई भी नाराजगी है, आप उसका इजहार नहीं करते, ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा पौधा, गुस्से का, रात का, नाराजगी का पौधा लगता जाता है आपके अंदर, ठीक है, और आपके दोस्त के अंदर, ठीक है, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। आप फिर वो झूठ से झूठ बोलते जाते हैं, आप उसकी हिपोक्रेसी से उसको जवाब देते जाते हैं, और जैसे ही वो बहुत ज़्यादा आप अपनी चालों के साथ, हिपोक्रेसी के साथ उससे बातें करते रहते हैं, यानी मुंह पे कुछ और होते हैं, असल में हकीकत में आप वैसी बातें उससे नहीं करना चाहते, तो वो एंड उसका क्या निकलता है कि वो उस जो है वो आपका दुश्मन उसकी, या आपका दोस्त जिसको आप वो चीज़ें नहीं बताते, अपनी नाराज़गी का इजहार नहीं करते, तो वो एक दिन ऐसा होता है कि वो आपकी वो दोस्ती उसके साथ खत्म हो जाती है, या आपकी वो ताल्लुक जो है आपका उसके साथ वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें वो उसको कहता है कि आपका दुश्मन जो है वो मरा हुआ मिलता है आपको किसी एक दिन, अगर आप उसको नहीं बताते तो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। लेट्स सी कि दिस मेडिटेशन ऑन द नेचर ऑफ रैथ ऑफर्स टू वेज ऑफ डीलिंग विद ऑन एन ऑफेंस, ठीक है। तो कहता है कि ये एक मेडिटेशन है कि एक किस्म की नेचर ऑफ रैथ के ऊपर, यानी जब भी आपको गुस्सा आए, ऑफर्स टू वेयर्स ऑफ डीलिंग विद एन ऑफेंस, तो आपके पास दो तरह के तरीके होते हैं कि आप इसको डील कर सकें उस ऑफेंस को। कैसे? व्हेन द स्पीकर इज एंग्री विद हिज फ्रेंड, ही टोल्ड द फ्रेंड ऑफ इट एंड हिज रैथ डिड एंड, ठीक है, कि जब वो स्पीकर जो है वो एंग्री था अपने दोस्त के साथ, उसने अपने दोस्त को बता दिया, तो उसका गुस्सा खत्म हो गया। However, when he was angry with his enemy, जबकि जब वो अपने दुश्मन के साथ नाराज था, तो he kept the anger hidden, तो उसने क्या किया कि वो उसको छुपाए रखा, ठीक है, allowing it to grow, और उसको इजाजत दी कि वो बढ़ता रहा उसका गुस्सा। his wrath his wrath जो है उसका गुस्सा, which is watered in fears, यानी वो जिस तरह पौधे को आप पानी देते हैं, तो उसी तरह वो फियर्स के साथ एंड सन्ड, और उसको जैसे पौधे को रोशनी मिलती है, तो सन्ड विद स्माइल्स, आपने उसकी परवरिश की, उसी जो एक गुस्से की पौधे की परवरिश की, स्माइल्स के साथ और फियर्स के साथ, खदशात के साथ, सम डिसीटफुल वाइल्स, और कुछ धोखे वाली चालों के साथ आपने उसकी क्या की, परवरिश की, उस पौधे को पानी देते रहे, उसको रोशनी देते रहे, इन सॉफ्ट सॉफ्ट डिसीटफुल वाइल्स के साथ, ग्रो इनटू द पॉइजन ट्री ऑफ द टाइटल, तो वो क्या बन गया, आहिस्ता आहिस्ता एक जहरीला दरख्त बन गया, ठीक है। द ट्री बेयर्स एन एप्पल ब्राइट, ठीक है, ये लफ्ज जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन भी क्या है जी, बेयर, ठीक है, लोग इसको गलत पढ़ते हैं बियर, वो जो रीच वाला होता है वो भी, और दूसरा भी, दोनों में आप बेयर्स ही पढ़ते हैं इसको, बेयर, ठीक है, बियर्स जो है वो गलत प्रोनाउंसिएशन है। द ट्री बेयर्स एन एप्पल ब्राइट, ट्री के अंदर क्या निकला जी, एक एप्पल चमकदार, दैट द स्पीकर्स एनिमी डिजायर्स, जो कि स्पीकर के एनिमी जो था उसकी ख्वाहिश थी, तो वो उसको पकड़ लेता है। द ग्रीडी एनिमी टेक्स द फ्रूट, वो ग्रीडी एनिमी जो है वो फ्रूट को खा लेता है, इवन दो ही नोज इट बिलोंग्स टू द स्पीकर, हत्ता कि वो जानता है कि ये स्पीकर से बिलोंग करता है, एंड ईट्स इट, और वो उसको खा लेता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, द स्पीकर इज ग्लैड टू सी हिज फो, स्पीकर जो है वो खुश है कि उसका फो कहते हैं दुश्मन को, आउटस्ट्रेच्ड, कि वो फैला हुआ है, लेटा हुआ है, बीनीथ द ट्री, यानी मरा हुआ पड़ा है इसी पॉइजन ट्री के नीचे, ठीक है। तो ये एक इसकी समरी सी है जी पोइम की, जिसमें वो कहता है कि अगर आप इजहार कर देंगे जब भी आपको किसी के ऊपर गुस्सा होगा, तो वो बेटर है
बजाय इसके कि आप वो इजहार नहीं करते। तो ठीक है, अच्छा मैं स्क्रीन शेयरिंग फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, तो इस वजह से जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है मुझे, क्योंकि अब स्क्रीन को नीचे भी लेकर जाना है और पता नहीं कैसे लेकर जाना है। बस फर्स्ट टाइम जो है ना इश्यूज होंगे। सी चलिए ऐसे ही बात हो रहा है। ओके नेक्स्ट देखें जी, पोइम की टेक्स्ट है। अच्छा चैट में कोई आया हुआ है, वो मैं चेक कर लूँ कौन है जी। ओके ओके द पॉइजन ट्री। अच्छा यहाँ तक समझ लग गई आपको? समरी में कोई चीज़ डिफिकल्ट हो तो पूछें। नो सर, आ गई। आ गई है? अच्छा चलें नेक्स्ट देखें। समरी में वेरी इजी है ये, मेरे ख्याल से बीए में जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया हुआ है ना, उनको भी ये इसका अंदाजा होगा। पॉइजन ट्री पोइम वहाँ पर भी थी। तो बाय विलियम ब्लेक। आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, आई टोल्ड माई रैथ डिड एंड। ठीक है, यानी मैं अपने जो है वो दोस्त से नाराज था, तो मैंने अपना गुस्सा उसे बता दिया, और माई रैथ डिड एंड, तो मेरा गुस्सा खत्म हो गया। आई वॉज एंग्री विद माई फो, वो कहते हैं दुश्मन को। मैं जब नाराज था अपने दुश्मन के साथ, आई टोल्ड इट नॉट, मैंने उसे नहीं बताया, माई रैथ डिड ग्रो, तो मेरा गुस्सा जो है वो बढ़ता गया। एंड आई वाटर्ड इट, उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा है कि मैंने फिर उसे वाटर्ड यानी उसको पानी दिया अपने फियर्स खदशात के साथ, नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स, सुबह और रात को अपनी आंसुओं के साथ। एंड आई सन्ड इट, और मैंने उसको रोशनी दी, विद स्माइल्स यानी मुस्कुराहटें देकर, एंड विद सॉफ्ट डिसीटफुल वाइल्स, और एक धोखा देने वाली और नरम जुबान इस्तेमाल करके, चालें चल के उसको धोखा दिया। एंड इट ग्रू, और ये बढ़ता गया। ग्रीव जो है वो पढ़ते रहे हैं पहले आप, तो वो गलत है प्रोनाउंसिएशन। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? ग्रू। ठीक है, ग्रीव ग्रीव ही ज्यादातर वैसे पढ़ाते रहते हैं ना स्कूल्स में भी, तो वो ग्रीव जो है वो गलत है, ग्रू जो है वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। इट ग्रू, तो ये बढ़ता गया, बोथ डे एंड नाइट, दोनों दिन और रात को ये बढ़ता गया, टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट, जब तक कि उसके ऊपर एक चमकदार एप्पल जो है वो लग ना गया। एंड माई फो बिहेल्ड इट शाइन, और माई फो यानी मेरे दुश्मन ने इसको देखा, बिहेल्ड देखा, शाइन इसको चमकते हुए। ठीक है, जब उसने इसको देखा चमकते हुए, बिहेल्ड कहते हैं देखना, एंड ही न्यू, और वो जानता था, दैट इट वाज माइन कि ये मेरा है। एंड इट इनटू माय गार्डन स्टोल, और फिर उसने मेरे गार्डन में, ठीक है, व्हेन द नाइट हैड वेल्ड द पोल, जब रात छाई हुई थी हर तरफ, उसने पोल को कवर कर लिया था रात को। इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी, जब सुबह मैं खुशी से उठा, माई फो आउट स्ट्रेच्ड बीनीथ द ट्री, तो मेरा जो दुश्मन था वो मरा हुआ पड़ा था अपने इस बीनीथ द ट्री यानी ट्री के नीचे। ठीक है, तो ये है एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट उसने उठाया है कि जब आपको किसी पर गुस्सा होता है फॉर एग्जांपल, तो आप उसको बता दें। जब आप नहीं बताते तो गुस्सा जो है वो, आपको किसी की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती तो आप उसको बता दें अच्छे तरीके से। ये नहीं, उसके भी दो तरीके होते हैं ना, ठीक है, कि ब्लंटली आप किसी को कुछ कह देते हैं, ठीक है, वो भी नहीं अच्छा होता। लेकिन ये है कि अच्छे अंदाज में किसी को, उसकी कोई हामी आपको लगती है, कोई अच्छी बात नहीं लगती, तो आप अच्छे अंदाज से उसको बता दें। ठीक है, तो ये किसका कॉन्सेप्ट है जी? पॉइजन ट्री का। अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगे, आप उसको फौरी बता दें, इंस्टेड कि आप उसको छुपाते रहें, उसका इजहार ना करें, तो वो उसके जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा बुरे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, टेक्स्ट में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो? हेलो, हाँ जी, टेक्स्ट में समझ लग गई है?
यस सर, आ गई है समझ। ओके नेक्स्ट देखिए, अब है कह रहा कि एनालिसिस में द पॉइजन ट्री कंसिस्ट ऑफ 4 सेट्स ऑफ राइमिंग कपलेट्स। ठीक है, तो ये इसमें 4 सेट्स हैं राइमिंग कपलेट्स के। राइम किसको कहते हैं जी, कौन इसकी डिफाइन करें, शाबाश। साथ साथ डिफाइन भी करते रहें क्योंकि यही चीज़ें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आएंगी और मैंने पढ़ाई भी हुई है मेरे ख्याल से, तो इस वजह से। और वैसे भी आपको अगर हम पोइट्री पढ़ रहे हैं तो ये पता होना चाहिए, आपने कहीं ना कहीं डिस्कस भी करनी है लॉन्ग आंसर में भी। हाँ जी, राइम को डिफाइन करें एनीवन। हाँ जी, कोई कर रहा है डिफाइन राइम को? कपलेट क्या होता है? कपलेट को डिफाइन करें कोई भी, कोई भी नहीं कर रहा। हाँ जी, शानजे, अनीला, ये म्यूट करके चले गए हैं। सर rhyme mean 2 or more words with similar sound, राइमिंग जो है, I think. यस, टू ending words, when the ending words of the verse of 2 verses Same. are same, Yes. it is called rhyme. Okay, for example, हमने जैसे ऊपर पढ़ा था ट्री एंड फ्री, ये कर लें, See. इसमें ये राइम होगा। और कपलेट क्या होता है, व्हाट इज कपलेट? Sir, a pair of successive lines of words. जो है अ पेयर ऑफ राइमिंग लाइंस जो है उसको हम कपलेट कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह या फिर हमने, successive lines of words. हाँ, और इसमें हमने हीरोइक कपलेट भी पढ़ा था, वो क्या होता है? हाँ जी, हीरोइक कपलेट क्या होता है, कौन बताएगा? Sir, जिसमें हाँ जी, हीरोइक कपलेट भी हमने पढ़ा था, तो वो भी ये है कि हैविंग iambic pentameter टू राइम्ड लाइंस, ठीक है, एंड iambic pentameter भी हो उसके अंदर, तो उसको हम हीरोइक कपलेट कहते हैं। और ब्लैंक वर्ड्स के सर ये थियोरी कपलेट ज्यादातर एपिक्स में यूज होता है। हाँ जी, वो जो एपिक्स थी और जो हमने, आप लोगों ने पढ़ी होगी द रेप ऑफ द लॉक, उसके अंदर भी हीरोइक कपलेट मौजूद था। और ब्लैंक वर्स जो है, जो आप शेक्सपियर के अंदर पढ़ते हैं, वो क्या था? The unrhymed iambic pentameter is called blank verse. हाँ, जो अनराइम्ड iambic पेंटामीटर होगी, जिसमें राइम स्कीम नहीं होगी और iambic पेंटामीटर होगी, तो वो ब्लैंक वर्स होगा। ठीक है, ये सारी पोइट्री की टर्म्स हैं, ये आपको आनी चाहिए अच्छे तरीके से, और आपने क्योंकि इनका जिक्र करना है हर एक जगह पर। ठीक है, किसी न किसी तरह से। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स जो है वो आपको आनी चाहिए, सरगोदा यूनिवर्सिटी वाले खास तौर पर, क्योंकि उनके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी इस तरह की टर्म्स पूछी जाती हैं, और दूसरे जो है पंजाब यूनिवर्सिटी वाले भी, वो भी, क्योंकि व्हेन यू राइट क्रिटिकली आंसर, एक अच्छा आंसर जो है वो होता है जिसमें आप क्रिटिकली लिखते हैं, और उसमें भी आपको, चूंकि आपने वो पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन भी लिखना होता है, तो उसके अंदर भी वो ऐसी चीजें बताते हैं कि इसमें ये चीज यूज हुई है। आफ्टर द एक्सप्लेनेशन दे विल हैव टू टेल the checker that this sort of structure has been used in these lines। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में क्या था पॉइंट में, उसमें उसने राइमिंग कपलेट्स यूज की हैं, एम्बिक पेंटामीटर है या ब्लैंक वर्ड्स है, एटसेट्रा। ठीक है, तो इसलिए ये आपने साथ साथ रिवाइज करती रहनी है। each stanza, next देखिए वो कहता है जी, each stanza continues into the next, giving the poem a hurried, almost furtive tone, okay, that matches the secretive deeds done in the darkness of the poem's content।
कहते हैं हर स्टैंजा जो है कंटिन्यूज इनटू द नेक्स्ट, वो नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ लेकर जाता है, गिविंग द पोइम हरिड, जो कि एक हरिड किस्म का, एक तेज किस्म का और ऑलमोस्ट फर्टिव जो है, फर्टिव कहते हैं जी, एक सीक्रेटली कोई चीज किसी के कान में बताना या आहिस्ता आहिस्ता बताना, एक सीक्रेट सी टोन है दैट मैचेस द सीक्रेटिव डीड्स डन इन द डार्कनेस ऑफ द पोइम्स कंटेंट, कि जो कि सीक्रेटिव डीड भी है कि उसका रात को एप्पल खा लेना आके और मर जाना, तो एक सीक्रेटिव सा डीड है, और वही टोन इसने फर्टिव टोन जो है वो यूज की है इस पोइम के अंदर भी। द ऑब्वियस मॉरल ऑफ दिस पोइम इज हिडन, wrath becomes more dangerous behind the deceit that hides it from its object। ठीक है, तो मॉरल यही है कि जो हिडन रैथ होता है बिकम्स मोर डेंजरस, ज्यादा डेंजरस हो सकता है बिहाइंड द डिसीट दैट हाइड्स इट फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट, कि जो आप उसको छुपा कर रखते हैं इसके ऑब्जेक्ट से, कोई भी डिसीट को, तो हिडन रैथ जो है वो अच्छा नहीं होता, उसको बता देना चाहिए। Possibly the friend mentioned in the first stanza is a friend simply because the speaker respects him enough to voice his anger face to face, whereas the enemy may be a potential friend who remains an enemy because the speaker keeps his wrath secret and nurtures it। ठीक है, तो कहता है कि हो सकता है एनिमी जो है, फ्रेंड तो वही है जो नॉर्मल हम फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन जो एनिमी उसने बताया है कि वो भी शायद एक फ्रेंड ही हो जिससे हमने अपनी नाराजगी का इजहार नहीं किया और वो टर्न हो गया एनिमी की तरफ, और एंड क्या हुआ कि वो हमसे हमारा दुश्मन बन गया और फिर हमारा उससे रिश्ता जो है वो टूट गया। So there is a touch of irony because in this poem, in that the poem ends with the speaker's gladness over his foe's death by poison। ठीक है, तो इसके अंदर एक आयरनी का भी टच है, क्योंकि पोइम जो है वो एंड करती है किसके ऊपर, स्पीकर की खुशी के ऊपर, ओवर हिज फोज डेथ, कि अपने दुश्मन की डेथ को जब वो देखता है द पोइम। हाँ जी, कौन रेज किए हुए हाथ? यस, आस्क द क्वेश्चन। No sir, it's by mistake, sorry। अच्छा, चलें कोई नहीं। अच्छा, यहाँ पर है जी, हम यहाँ पर थे, क्या कहते हैं कि देयर इज अ टच ऑफ आयरनी, आयरनी भी है इसके अंदर, कि हाउएवर इन दैट पोएम एंड्स, in that the poem ends with speaker's gladness over his friend's foe's death by poison। तो पहले तो वो सारी बात कर रहा है कि ये देखें जी वो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए खुशी, लेकिन आयरनी ये है कि एंड पे वो उसकी डेथ पे खुश भी है। ठीक है, तो ये एक आयरनी भी इसके अंदर मौजूद है। नो फाइनल लाइन रिफ्यूट्स द सीक्रेटिव नर्चरिंग ऑफ रैथ, तो जो फाइनल लाइन है वो रिफ्यूट कर देती है, मुस्तरद करती है जो सीक्रेटिव नर्चरिंग ऑफ रात है उसको। एंड इनफैक्ट द पोएम मे बी रेड एज अ गाइड फॉर टेकिंग वेंजेंस अपॉन वंस एनिमीज, और शायद सिर्फ आखिरी लाइन की अगर हम इंटरप्रिटेशन करें तो इसको हम कैसे अपने दुश्मन से वेंजेंस यानी इंतकाम ले सकते हैं अपने दुश्मनों से, वैसे भी पढ़ा जा सकता है अगर इसको अपोजिट साइड से देखा जाए, लास्ट लाइन को देखते हुए, जो कि आयरॉनिक लाइन है, यानी पहली सारी पोइम के अंदर तो वो ये बात कर रहा है कि आपको हिडन नहीं रखना चाहिए, बता देना चाहिए, और एंड पे जब वो उसको मरा हुआ देखता है या अपना रिश्ता वो टूटता हुआ देखता है तो वो खुश होता है। तो दैट आल्सो लीड्स टू अनदर इंटरप्रिटेशन, दैट इज कि हाउ कैन दिस पोइम लीड टुवर्ड्स द वेंजेंस अपॉन आवर एनिमीज। ठीक है, कि हमें ये एनिमीज के बारे में भी बता सकती है, तो ये एक और इंटरप्रिटेशन भी है। फिर नेक्स्ट वो कहता है कि सम क्रिटिक्स सजेस्ट दैट द एप्पल सिंबलाइजेस ब्लेक्स क्रिएटिव वर्क, कि जो एप्पल है, एप्पल का सिंबल उसने यहाँ पे यूज किया कि एप्पल ब्राइट, टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट का लफ्ज आया था ना, कि उसने एप्पल उसके ऊपर निकल आया, तो वो एप्पल जो है सिंबलाइज करता है ब्लेक्स क्रिएटिव वर्क को, विच अनदर ऑफ द, जो कि एक और है ऑफ हिज कंटेम्परेरीज मे हैव स्टोलन, जो कि किसी और ने वो क्या कर लिया है जी, चुरा लिया है। ठीक है, तो कहता है इफ सो of his contemporaries may have stolen and used as his own।
ठीक है। तो शायद उसका क्रिएटिव वर्क किसी और जो उसका कंटेम्प्रेरी है, हम ज़माना जो शायर था उसने चुरा लिया हो और अपना पेश किया हो। तो इफ सो, अगर ऐसा है, इट अपीयर्स द थेफ्ट ऑफ ब्लेक्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो ये उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एक चोरी है, ठीक है। एंडेड बैडली, जिसका अख्ताम बुरा होगा फॉर द थीव, जिस किसी ने भी वो चुराया होगा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट, पोइट्री का कॉन्सेप्ट, जिस किसी ने भी चुराया होगा उसका एंड वो कह रहा है कि बुरा होगा। ऐसा ही होगा जैसा कि ये कोई जो एनिमी है आउट स्ट्रेच्ड, ठीक है, एट द एंड उसकी डेथ इस तरह से होगी। यानी उसे ये लग तो रहा है कि ये उसने मेरा एप्पल ब्राइट चुरा लिया है, लेकिन हकीकत में उसकी एंड जो है वो, उसका एंड बुरा होगा। और एटलीस्ट ब्लेक होप्स इट विल, या सिर्फ ब्लेक को ऐसी उम्मीद है कि जिस किसी ने भी मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल क्रिएटिव वर्क को कॉपी किया है, ठीक है, तो उसका एंड, उसे उम्मीद है कि वो बुरा ही होगा, ठीक है। तो ये इसके एनालिसिस के अंदर आती है ये चीज़। तो ये सारी पोइम है जी। इसमें से किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो पूछें। हाँ जी, आ गई ये समझ? हेलो, जी सर, आ गई है समझ। आ गई ये। चलें जी, 8, अच्छा ये कुछ मेरे ख्याल से 40 मिनट के बाद क्लोज भी हो जाती है मीटिंग। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट शुरू कर लेते हैं, उसकी समरी पढ़ेंगे तो उतनी देर में ये क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट फिर हम जो उसकी टेक्स्ट वगैरह है वो स्टार्ट कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट भी वेरी इजी है, जो पॉइजन ट्री है उससे थोड़ी सी डिफरेंट पोइम है। द लिटिल ब्लैक बॉय, द लिटिल ब्लैक बॉय बाय विलियम ब्लेक। तो लिटिल कहते हैं छोटा, ब्लैक यानी वो स्याह फाम जो बच्चे होते हैं ना वो, तो स्याह फाम बच्चे के बारे में ये एक पोइम है, लिटिल ब्लैक बॉय। इसमें वो कहता है, समरी सबसे पहले देखें, इसमें भी यही है कि वो एक छोटा बच्चा होता है, तो उसकी माँ ने उसको कैसे कॉन्सेप्ट एक दिया होता है, यानी उसके अंदर एक इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स होता है कि मेरा रंग जो है वो काला है, जबकि दूसरे बच्चे से, जिस बच्चे का रंग गोरा होता है, उसको वो कैसे समझा रहा होता है, अपनी सुपीरियोरिटी बता रहा होता है कि शायद तुम यहाँ पर तो ज़रा अच्छे लग रहे हो, लेकिन मैं जो हूँ, मैं असल में जो ब्लैक एक कलर होता है, ये शेडो होता है, ये साया होता है, ठीक है। तो ये तुम्हें कवर करके रखेगा, ठीक है, और ये तुम्हें वहाँ पर भी जो है आफ्टर द वर्ल्ड जो है वहाँ पर भी तुम्हें एक साया फराहम करेगा, ठीक है। तो मेरी वैल्यू तुम्हें इस लिहाज से ज़्यादा है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसका, बच्चे का, जो स्याफाम बच्चे हैं उनके अंदर जो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्सेस वगैरह हैं, और कैसे वो उनको एक पॉजिटिव वे में बयान करता है, ठीक है। तो ये लेट्स सी द समरी। A black child tells the story of how he came to know his own identity and to know God. कि ब्लैक चाइल्ड अपनी एक कहानी सुनाता है कि कैसे उसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता लगा और कैसे खुदा की आइडेंटिटी के बारे में भी उसको पता लगा। The boy who was born in the southern wild of Africa, ठीक है। तो वो बच्चा जो कि सदर्न वाइल्ड हिस्से में एक पैदा हुआ, अफ्रीका के जंगलों में, फर्स्ट एक्सप्लेन्स, तो वो पहले एक्सप्लेन करता है। वेटिंग रूम में कौन है जी? अच्छा, हाजरा जमील। अच्छा, तो वो अपने आप को क्या करता है, एक्सप्लेन्स करता है दैट दो हिज स्किन इज ब्लैक, अगरचे कि उसकी स्किन ब्लैक है, his soul is as white as that of an English child, लेकिन उसकी सोल जो है उतनी ही वाइट है जितनी कि किसी जो है वो इंग्लिश चाइल्ड की होती है, यानी गोरे की होती है, अंग्रेज की होती है, ठीक है, ब्रिटिश की होती है, ठीक है। ही रिलेट्स हाउ हिज लविंग मदर taught him about God who lives in the east, वो रिलेट करता है इस चीज़ को, कैसे उसकी जो थी वालदा, उसने उसको बताया हुआ था उसकी गॉड के बारे में, हु लिव्स इन द ईस्ट, के जो ईस्ट में रहता है, हु गिव्स लाइट, जो लाइट देता है, एंड लाइफ टू ऑल क्रिएशन, एंड कंफर्ट एंड जॉय टू मैन, और वो कंफर्ट देता है और जॉय देता है टू मैन को। वी आर पुट इन अर्थ, तो हम जो है वो अर्थ में रहते हैं, ठीक है।
वी पुट इन अर्थ हिज मदर सेज, उसकी मदर ये कहती है टू लर्न टू एक्सेप्ट गॉड्स लव, जो हम लर्न करते हैं टू एक्सेप्ट गॉड्स लव। ही इज टोल्ड दैट हिज ब्लैक स्किन इज बट अ क्लाउड, तो वो ये बताता है कि उसकी ब्लैक स्किन जो है वो एक क्लाउड की तरह है, दैट विल डिसअपीयर, जो कि डिसिपेटेड, जो कि खत्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी, व्हेन हिज सोल मीट्स गॉड इन हेवन, जब उसकी सोल जो है उसकी रूह मिलेगी खुदा से हेवन में, तो उसकी डार्क स्किन जो है वो खत्म हो जाएगी, स्किन्स जो हैं वो खत्म हो जाएगी उनकी। द ब्लैक बॉय passes on this lesson to an English child, तो यही लेसन एक इंग्लिश चाइल्ड को भी बताता है, एक्सप्लेनिंग दैट हिज वाइट स्किन इज लाइकवाइज अ क्लाउड, कि उसकी वाइट स्किन भी एक क्लाउड की तरह है, एक बादल की तरह है। ही वोज, तो वो ये कसम खाता है दैट when they are both free of their bodies and delighting the presence of God, और जब वो अपनी बॉडी से फ्री होंगे, ठीक है, और खुदा के सामने मौजूद होंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ठीक है, तो ही विल शेड हिज वाइट फ्रेंड अंटिल ही टू लर्न्स टू बेयर द हीट ऑफ गॉड्स लव, तो वो क्या है, वो शेड प्रोवाइड करेगा, एक साया फराहम करेगा अपने वाइट फ्रेंड को भी, अंटिल, उस वक्त तक कि जब वो ये सीख नहीं लेता द हीट ऑफ गॉड्स लव, उसको बर्दाश्त करना नहीं सीख लेता। देन द ब्लैक बॉय सेज, फिर वो ब्लैक बॉय कहता है he will be like the English boy, तो वो भी इंग्लिश बॉय की तरह होगा, एंड द इंग्लिश बॉय विल लव हिम, और इंग्लिश बॉय भी उसको क्या करेगा, लव करेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, द लिटिल ब्लैक बॉय का, ठीक है। ये है समरी, इसके बाद इसकी आ जाती है टेक्स्ट। तो 2 मिनट रह गए हैं जी इसके ऑफ होने में, फिर मैं दोबारा सेंड करूंगा आपको, ठीक है, फिर आपने वो चूज कर लेना है। तो लेट्स सी, इतने देर में ये पढ़ लेते हैं इसको, इसकी टेक्स्ट को जल्दी जल्दी। अच्छा, इसकी समरी में कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछ लें, एनीथिंग? हाँ जी, समरी की समझ आ गई है? Yes, sir. Okay, ji. So let's move further. The Little Black Boy by William Blake. My mother bore me in the southern wild. ठीक है, इसको साउदर्न कुछ लोग पढ़ते हैं, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है, वो नहीं कहना, ठीक है, साउदर्न नहीं होता, सदर्न, सदर्न वाइल्ड, एंड आई एम ब्लैक बट ओ माई सोल इज वाइट, कि मेरी सोल वाइट है, वाइट एज एन एंजल इन द इंग्लिश चाइल्ड, और इतनी ही वाइट है जैसे कोई एंजल होता है, इज इंग्लिश चाइल्ड हो बच्चा, बट आई एम ब्लैक एज इफ ब्रीव्ड ऑफ लाइट, तो लेकिन मैं नजर ब्लैक आ रहा हूँ जैसे कि मैं महरूम हूँ, ब्रीव्ड का मतलब है डिप्राइव ऑफ लाइट, ठीक है। माई मदर टॉट मी, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, अंडरनीथ अ ट्री, एक ट्री के नीचे, एंड सिटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ डे, और मैं बैठा हुआ हूँ किसी दिन के सख्त गर्मी में, शी टुक मी ऑन हर लैप एंड किस्ड मी, उसने मुझे बोसा दिया, अपनी गोद में बिठाया, एंड पॉइंटिंग टू द ईस्ट बिगेन टू से, और ईस्ट की तरफ इशारा करते हुए ये कहा, लुक ऑन द राइजिंग सन, कि ये देखो इस सूरज को निकलते हुए, देयर गॉड डज लिव, वहां पर क्या रहता है, गॉड रहता है, एंड गिव्स हिज लाइट, और अपनी रोशनी देता है, एंड गिव्स हिज हीट अवे, और अपनी रोशनी दूसरों को देता है, अपनी गर्मी जो है वो दूसरों को देता है, एंड फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड बीट्स एंड मैन रिसीव, तो ये सारे क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, कंफर्ट इन मॉर्निंग जॉय इन द नून डे, और ये कंफर्ट रिसीव करते हैं मॉर्निंग जॉय को भी और नून डे को भी, एंड वी आर पुट ऑन अर्थ अ लिटिल स्पेस, ठीक है, तो हमें ये एक अर्थ पे रखा गया है, लिटिल स्पेस में, दैट वी मे लर्न टू बेयर द बीम्स ऑफ लव, कि हमें जो लव की बीम्स हैं उसकी रोशनियों का पता चल सके, एंड दीज ब्लैक बॉडीज, और ये ब्लैक बॉडीज, एंड दिस सन बर्न्ड फेस, और ये सन बर्न्ड फेस जो है, इज बट अ क्लाउड, ये एक क्लाउड है, ये स्किन हमारी एक क्लाउड है, लाइक अ शेडी ग्रोव, और ये किसी शेडी सायादार दरख्तों के जुर्मट जैसा है, ठीक है, ग्रोव कहते हैं दरख्तों का मजमूआ जो होते हैं, ज्यादा से दरख्त इकट्ठे हो तो उसको हम ग्रोव कहते हैं, ठीक है। तो इसी से आगे फिर हम शुरू करेंगे, मीटिंग में हाल से एंड होने लगी है खुद ब खुद, तो उसके बाद फिर हम